हाँ तो स्टूडेंट देखिए, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम किस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्टेंस की स्टडी की थी। तो देखिए, इस लेक्चर में हम पहले डायग्राम देख लेते हैं क्या है। देखिए, एक कॉइल है जिसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं बैटरी लगा के। रियोस्टेट भी लगा रखा है ताकि हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करंट करके करंट को वेरी कर सके। करंट को वेरी करेंगे तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में बार बार चेंज होंगे। तो किसी एक कॉइल की वजह से, किसी एक कॉइल में चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो दूसरी कॉइल पे इफेक्ट आता है, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्योंकि देखो, इसमें अगर करंट में चेंजेस करेंगे तो इसके फील्ड में चेंज होगा, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स बार बार में चेंज होगा। इससे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होता है तो हम ईएमआई जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएमएफ बनेगा एक, और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट इसमें फ्लो होगा, जिसकी वजह से हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, हमारा सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो देखो, या हम की को जब ऑन ऑफ करेंगे, एक तो हम दो काम कर सकते हैं। या तो यहाँ की ऑन करेंगे जैसे ही तो करंट इसमें बढ़ेगा, करंट इंक्रीज जैसे ही होगा इसके अंदर तो रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इससे चेंज होगा। की को बाहर निकाल देंगे तो एकदम से करंट कम होगा इसमें, इससे करंट कम होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में भी कमी आएगी। ठीक है, उस केस में भी हम डिफ्लेक्शन देखेंगे क्योंकि इंड्यूस करंट बनेगा। या फिर हम की को लगे रहने दें और रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके करंट को कम ज़्यादा करेंगे इस कॉइल के अंदर, और जैसे करंट कम ज़्यादा होगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा होगा, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो तब भी इस केस में इंड्यूस करंट इस कॉइल के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये ही म्यूचुअल इंडक्टेंस है, एक कॉइल में होने वाले चेंज की वजह से दूसरी कॉइल में। ठीक है ना, जो भी हमारा करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इसी को अपने बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। इफ करंट रिलेटेड टू ए कॉइल चेंजेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन नियर बाई कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो जितना भी फ्लक्स होगा, ये तो हमने देखा ही था कि जो भी फ्लक्स होता है वो करंट पे, जितना करंट आप फ्लो करोगे उतना ही फ्लक्स जनरेट होगा। ये तो लास्ट पॉइंट में भी हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था, पर यहाँ पे देखो एस लगा रखा है कि जो चेंज इन फ्लक्स होगा सेकेंडरी कोइल में, इस सेकेंडरी कोइल में वो किसकी वजह से होगा, जितना करंट आप प्राइमरी कोइल में फ्लो कराओगे आईपी। देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी। प्राइमरी में करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे एम, एम की वैल्यू निकालेंगे तो आई पी को अपॉन में भेज देंगे, फाई अपॉन आई। ठीक है, ये देखो फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई को अपन क्या बोल सकते हैं, वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को अपन क्या बोलते हैं, हेनरी। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी। देखो फाई अपॉन आई, उसका भी फॉर्मूला फाई अपॉन आई था। तो अपन ने देखा कि उसकी जो डायमेंशन बनेगी सेल्फ इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायमेंशन भी वही बनेगी। तो हमने देखा इसकी डायमेंशन और यूनिट तो सेम ही है। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर यहाँ पे ईएमएफ जो है हमारा फॉर्मूला फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, फेराडेन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई एस की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, सेकेंडरी से रिलेटेड फ्लक्स जो भी चेंज होगा हमने वैल्यू निकाली इसकी। ठीक है, एम आई पी इसको मल्टीप्लाई करके फाई की वैल्यू निकाल ली, रख दिया हमने। एम तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा डी आई पी अपॉन डी टी। एम की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इस डी आई अपॉन डी टी को इधर भेज दूंगा, तो ई डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी मतलब प्राइमरी में जो चेंज इन करंट होगा, डी आई अपॉन डी टी का मतलब चेंज इन करंट प्राइमरी कोइल के अंदर। ई एस तो हम जानते हैं, ई एम एफ सेकेंडरी कोइल में जो चेंज होगा। ठीक है, तो ये एम का हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हम देख रहे हैं ई एम एफ पे और चेंज इन करंट पे डिपेंड कर रहा है ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है। तो हमने देखा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, जितने ज़्यादा टर्न्स एक कोइल में होंगे उतना ही फ्लक्स रिलेट होगा। एरिया, जितनी बड़ी कोइल होगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स रिलेट होगा, जितना एरिया कम होगा उतना कम। मीडियम, किस मीडियम, कैसे मीडियम में वो रखी हुई है या किस मटेरियल से जो बनाई है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो यूनिट तो वेबर पर एम्पियर हेनरी बन गई, इसकी डायमेंशन भी सेम ही आई है, हमने देखा। डायग्राम हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। ठीक है, देखो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है हमारा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। देखो, कोएक्सियल सोलेनोइड्स रखने की ज़रूरत क्या थी। देखो, एक सोलेनोइड के अंदर हमने उसी के जस्ट पास में ही दूसरा सोलेनोइड भी साथ साथ में बाउंड कर दिया है। देखो, बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ये ध्यान रखना कि ये जो फर्स्ट वाला जो वायर है उस पर भी कुछ इंसुलेटर लगा हुआ है, और सेकंड वाला जो वायर है उस पर भी कुछ इंसुलेटर लगा हुआ है। तो मतलब इन दोनों वायर्स के बीच में कुछ सेपरेशन है, बिल्कुल ऐसे टच करके नहीं है। ठीक है, और दोनों वायर एक दूसरे पे बाउंड किए गए ताकि
जो जितना भी फ्लक्स बने फर्स्ट वाली कोयल में वो तुरंत सेकंड वाली कोयल से लिंक हो जाए, है ना। दूर दूर कोयल्स होती है तो कुछ फ्लक्स लीक हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। देखो इस केस में हमने देखा यहाँ का फ्लक्स यहाँ तक आने में कुछ एटमॉस्फेयर में भी लीक हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने कोयल्स को एक दूसरे के अंदर फंसाकर वाउंड किया है, ठीक है। और उनके बीच में हमने डेफिनेटली कोई इंसुलेटर तो रखा ही होगा जिससे वो एक दूसरे को फिजिकली टच ना करे, कंडक्टर, है ना। तो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल वाउंड किया है, तो जितना भी फ्लक्स एक में चेंज होगा वो तुरंत दूसरे के साथ में रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ज़्यादा फ्लक्स में जो चेंजेस वो मिलेंगे लिंक, तो ज़्यादा करंट हमारा बनेगा। तो हमने देखा इस कंडीशन के अंदर अगर दो कोएक्सियल सोलेनोइड्स हैं और उनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो, ठीक है। तो देखो ये हमने देखा था कि प्राइमरी में, देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, चेंज इन फ्लक्स। देखो ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स इन सोलेनोइड 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। फर्स्ट वाली कोयल में फर्स्ट वाले देखो ये जो बोल्ड वाला है इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट वाला सोलेनोइड, और ये जो डॉटेड लाइन में इसको सेकंड वाला सोलेनोइड मान लेते हैं। तो ये हम बोल रहे हैं इसमें कि फर्स्ट में जितना करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, जितना करंट हमारा फ्लो होता है फ्लक्स में उतना ही तो हमारा चेंजेस आता है। ये तो हमने पढ़ा है म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों के फॉर्मूला में। तो सेकंड से फ्लक्स उतना ही चेंज होगा जितना फर्स्ट में करंट जाएगा। कांस्टेंट लगाया प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, तो हमारे पास आ गया एम हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, है ना, सेकंड वाले में 1 वाले की वजह से, ठीक है ना। इसको फिर हमने देखा आगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसी सोलेनोइड में क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन की वैल्यू N अपॉन कैपिटल N अपॉन L, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हमने मतलब फॉर्मूला रख दिया सोलेनोइड का। अब मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू ईच टर्न्स ऑफ P2, दूसरी वाली जो हमारी P1 हमने माना एक सोलेनोइड है, P2 दूसरी सोलेनोइड है। अब उससे रिलेटेड जो टर्न्स है जिससे वो लिंक होगा, तो हम जानते हैं कितना रिलेट होगा, फाई इज इक्वल टू B1A। B1 तो हमने निकाला ही, A से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो रिलेट होगा P2 के साथ P1 में जो चेंजेस होंगे उनकी वजह से, तो देखो 2 में 1 की वजह से, तो अपन ने फॉर्मूला लग दिया, ठीक है। और जितने भी उसके N2 टर्न्स थे, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि N1 में ये देखो N1 का मैग्नेटिक फील्ड ये म्यू नॉट N अपॉन L आई है, ये किसका फॉर्मूला है N अपॉन, ये N तो किसकी वजह से आया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कि जितने ज़्यादा टर्न से हमारा करंट गुजरेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो ऊपर हमने देखा कि उतना ही फ्लक्स सेकेंड वाली के टर्न से भी तो लिंक होगा। तो N टर्न्स इसमें है, N टर्न्स ही सेकेंड वाली में है, तो उस सेकेंड वाली के N टर्न से भी तो लिंक होगा। तो N2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो देखो N1 N2 I अपॉन IA अपॉन L, ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, फ्लक्स का, ठीक है ना, सेकेंड वाली में फर्स्ट में वाले की वजह से, ठीक है। तो देखो पुट वैल्यू 521 फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने 521 की वैल्यू निकालती, M21 अपॉन M21 इंटू I1 हमने पुट कर दी वैल्यू, ठीक है ना। M21 क्या हो गया, यहाँ से निकालेंगे तो 5 अपॉन I, तो अपन निकाला 5 अपॉन I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बचा म्यू नॉट N1 N2 इंटू A अपॉन L। I1 क्योंकि I1 यहाँ पे देखा हमने अपॉन में आएगा, I1 5 के कैंसिल हो जाएगा इस I1 के साथ, तो बचेगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू L, ठीक है। तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेम तरीके से अगर हम इसको डैश वाली लाइन को अगर हम मान ले प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना, और सेकेंडरी कॉइल मान ले इस बोल्ड वाली लाइन को, ठीक है बच्चों। देखो सेकेंड वाली लाइन को अपन मान ले, इस बार डॉटेड वाली को प्राइमरी मान ले और इस बोल्ड वाली को सेकेंडरी मान ले, तब भी क्या होगा, इस डैश वाली लाइन से जितने भी कोयल से जितने भी फ्लक्स होगा वो सेकेंड वाली से रिलेट होगा, तो लगभग सेम ही फॉर्मूला बनेगा, कुछ चेंजेस तो आएंगे ही नहीं फॉर्मूला में। तो हमने देखा इन द सेम वे अगर फर्स्ट वाले में होने वाले फर्स्ट पे हमें निकालना हो, है ना, फर्स्ट में सेकंड वाले की वजह से, तो हमने M12 निकाला, तो म्यू नॉट N1 N2 इंटू A अपॉन L, सेम फॉर्मूला ही बना, क्योंकि जितना भी फ्लक्स सेकंड वाले में चेंज होगा तो वो फर्स्ट वाले से रिलेट हो जाएगा पूरा। तो हमने देखा इस कंडीशन में M21 और M12 दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस